नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। हिस्ट्री के लेक्चर में हम लोगों ने मगध राजवंश समाप्त कर दिया, मगध साम्राज्य को समाप्त कर दिया है। मगध साम्राज्य में हम लोगों ने एक सेक्शन को कवर करना शुरू किया था जिसका नाम था लेटर मौर्यन फॉरेन रूलर्स या मौर्योत्तर विदेशी शासक। आज हम उसे पढ़ेंगे। इसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण जो विदेशी रूलर्स थे जिन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया और कब्जा करके वहाँ पर शासन किया, उनके शासन की विशेषताओं, महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा मौर्योत्तर काल है, लेटर मौर्यन इंडिया है, मौर्योत्तर भारत, वो मुख्यतः दो हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है मगध डायनेस्टी जिसमें हम लोग शुंग, कर्ण और सातवाहन वंश को पढ़ते हैं। ये तीन ब्राह्मण वंश थे। इन तीनों के पहले मौर्य वंश थे। मगध में मौर्य को हमने पढ़ा था। मौर्य के ठीक पहले हम लोगों ने नंद वंश को पढ़ा था। नंद से पहले शुशनाग वंश को पढ़ा था और उससे पहले हर्यक वंश को पढ़ा। तो हर्यक से लेकर सातवाहन 7 वंश थे हम लोगों ने पढ़ा था। इसी दौरान देखिए, जब भारत के एक सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत में शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी या सातवाहन डायनेस्टी क्रम से शासन करेंगे, तो उसी समय उत्तर भारत में इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन या कुषाण, ये 4 वंश भी शासन करने आएंगे क्रम से। कभी कभी इनका क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है ISPK। क्या याद रखना है? ISPK। I से इंडो ग्रीक, S से शक, P से पहलव या पार्थियन और K से कुषाण। मगध का हमने आपको ट्रिक बताया था, हसीना माशुका 7 हैं। तो उसी तरह से इसका ट्रिक है ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। तो ये इनका क्रम होगा। ध्यान दीजिए, दोनों का शासन करने का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो लगभग समान होगा। क्लियर है? जैसे कि अगर हम बात करें, इंडो ग्रीक के समय शुंग वंश शासन कर रहा था, शक और पार्थियन के समय कर्ण शासन कर रहे थे, सातवाहन कर रहे थे, और सातवाहन के समय ही कुषाण भी शासन कर रहे थे। तो देखते हैं, आज इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन। हिंदी में इन्हें हिंद यवन कहा जाता था। देखिए, इनका जो जोग्राफिकल रीजन था, मतलब जहाँ पर इनका शासन विस्तार हुआ था, भौगोलिक क्षेत्र, वो मुख्यतः नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ही सीमित था। उत्तरी पश्चिमी भारत तक ही इनका राज्य क्षेत्र सीमित था। जो आपको ये ब्लू कलर की बाउंड्री दिख रही है, यही है इंडो ग्रीक का किंगडम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडो ग्रीक किंगडम। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो गुजरात है, यहाँ पर पाकिस्तान, बलूचिस्तान का इलाका, अफ़गानिस्तान का इलाका, और ये मुख्यतः पाकिस्तान और कश्मीर तक का जो इलाका है, ये इंडो ग्रीक किंगडम था। ठीक है, इनकी अगर राजधानी की बात करें तो क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला इनकी मुख्य राजधानी थी। क्लियर है? अब प्रश्न ये उठता है कि इंडो ग्रीक ये कौन थे? देखिए, ये मूलतः क्या थे? ग्रीक थे। ग्रीक का मतलब समझ रहे हैं? ग्रीक मतलब यूनानी थे। जो यूनानी साम्राज्य के लोग थे, जैसे कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, तो सिकंदर के साथ जो लोग भारत में आए थे, सभी लोग वापस नहीं गए थे। जैसे उनमें से एक सेल्यूकस निकेटर था, उसने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करके शासन शुरू कर दिया था। फिर मौर्य वंश ने इसको जीता था। तो हुआ क्या था? मौर्य वंश के समाप्ति के बाद जब शुंग का शासनकाल शुरू होगा यहाँ पाटलिपुत्र में, तो उसी समय जो ये बैक्टीरियन किंगडम, देखो यहाँ पर लिखा है ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम, ये जो ग्रीक शासक थे, ये पूरा का पूरा जो मध्य एशिया का क्षेत्र था, इसे बैक्टीरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बैक्टीरिया। यहाँ पर ग्रीक का जो है शासन क्षेत्र हुआ करता था। फिर मौर्य काल की समाप्ति के बाद ये मूव करते हैं किधर? मुख्य इंडिया की तरफ, यानी पश्चिमी भारत की तरफ। तो बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने जीत लिया था, जिसको पुष्यमित्र शुंग वापस नहीं ले पाया था। पुष्यमित्र शुंग सिर्फ इतना तक ही ले पाया था। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, यहाँ पर जो है इंडो ग्रीक लोगों ने शासन किया। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा जाएगा भारत में इसका जो फाउंडर वो कौन था, संस्थापक कौन था? डिमेट्रियस फर्स्ट। ध्यान दीजिए, ये ग्रीक वंश का संस्थापक नहीं है। भारत के अंदर जो ग्रीक वंश की शुरुआत होती है, इंडिया के विद इन इंडिया जो ग्रीक रूरल्स का ओरिजिन होता है या उनकी जो फाउंडिंग होती है, उसका फाउंडर डिमेट्रियस फर्स्ट था। क्लियर हुआ? तो फाउंडर क्या है? डिमेट्रियस फर्स्ट। इनका ऑफिशियल रिलीजन क्या था? इनका जो भी अपना यूनानी रिलीजन था, यहाँ पर जब भारत के अंदर आते तो इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया किसमें? बौद्ध के रूप में। तो इनका जो ऑफिशियल रिलीजन, आधिकारिक धर्म था, वो बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म था। अब आपसे इनका कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है कि इतिहास में हिंद यवन शासक यानी कि इंडो ग्रीक शासकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि ये पहले शासक हैं जिन्होंने भारत के अंदर
स्वर्ण सिक्कों की इन्होंने शुरुआत की। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो मौर्य वंश में सिक्के चलते थे वो आहत सिक्के थे। वो क्या थे? आहत सिक्के, यानी पंच मार्क कॉइन। वहाँ पर क्या होता था? ठप्पा मार दिया जाता था। लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिक्के ढालने की जो परंपरा थी, ढालना का मतलब पिघला कर उसको एक शेप देना, ये जो आपको सिक्का दिख रहा है, ये पूरे इंडो ग्रीक रूलर्स ने क्या किया था? इसको चालू किया था। तो पहली बार भारत में सिक्के ढालने की जो परंपरा विकसित हुई वो इंडो ग्रीक शासकों ने ही शुरू की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले शासक कौन है जिन्होंने स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत की, गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया? तो कौन है? इंडो ग्रीक है। क्लियर है? अब इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे इंडो ग्रीक के शासकों के बारे में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कैसे हमें पता चला ऐसे कोई शासक रहे थे? तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है मिलिंद पन्हो। हम लोगों ने याद करिए बुद्धिज़्म जब कवर किया था, बौद्ध धर्म जब पढ़ा था, तो उसमें बौद्ध ग्रंथ के स्रोतों में हमने मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ को भी थोड़ा सा देखा था। तो मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। यह एक क्या है? इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक। इसे बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखा गया। इट वॉज कंपोज्ड बाय नागसेन, अ बुद्धिस्ट मॉन्क। इसमें ग्रीक शासक जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे, मिनेंडर, जिन्हें हिंदी में मिलिंद कहा जाता था, इसमें ग्रीक शासक मिनेंडर यानी कि मिलिंद और नागसेन के बीच बौद्ध धर्म पर हुए बहस का संकलन है। मतलब समझिए, द मिलिंद पन्हो इज अ कलेक्शन ऑफ डिबेट कंडक्टेड बिटवीन मिनेंडर एंड नागसेना। तो हुआ क्या था? मिलिंद कुछ प्रश्न पूछते थे और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन थे ये उसका जवाब देते। तो इनके जो सवालों और जवाबों का जो कलेक्शन है, इसी कलेक्शन को बाद में कंपाइल किया गया और कंपाइल करने के बाद उसे मिलिंद पन्हो कहा गया। ठीक है? तो ये मिलिंद पन्हो जो एक ग्रंथ है, इससे हमें तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो मिलिंद पन्हो एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है, कंपोजर कौन है इनके? नागसेन। कौन है? नागसेन। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के बाद आता है जो दूसरा महत्वपूर्ण वंश, वो है शक। देखिए, शकों के मूल के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा पाया कि ये इनका मूल क्या था। बहुत सारे जो इतिहासकार वो मानते हैं कि ये सेंट्रल इंडिया से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे। तो इनका जो भौगोलिक क्षेत्र था वो क्या था? वो थोड़ा सा इंडो ग्रीक से ज़्यादा होगा। नॉर्थ वेस्ट से लेकर वेस्टर्न इंडिया, देख रहे हैं आपको जो ये ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये ग्रीन और प्लस ये येलो, ये दोनों का दोनों जो शासन क्षेत्र है, इस पर शकों का जो है अधिकार हुआ करता था। ध्यान दीजिए, कई सारे शकों की ब्रांचेस थी, उनकी शाखाएं थी। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? वो एक उत्तरी शाखा थी और दूसरी पश्चिमी शाखा थी। जो उत्तरी शाखा थी उन्हें उत्तरी क्षत्रप कहा गया, नॉर्थ क्षत्रपा कहा गया। और जो है पश्चिमी शाखा थी उन्हें पश्चिमी क्षत्रप यानी कि वेस्टर्न क्षत्रप कहा गया। जो नॉर्थ क्षत्रप थे उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला और सिगल और मथुरा। इनकी 3 ये प्रमुख राजधानियाँ थी। तक्षशिला सबसे महत्वपूर्ण थी। क्लियर है? तक्षशिला और मथुरा इनकी क्या थी? राजधानियाँ थी, कैपिटल थी उत्तरी क्षत्रप की। और जो पश्चिमी क्षत्रप थे उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? उज्जैन थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ हैं और बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। जो कुछ भी हमें प्राप्त होती है वो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? जूनागढ़ अभिलेख, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे देखेंगे। तो पश्चिमी क्षत्रपों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कौन था? रुद्रदामन ने ही जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया था। यह भारत में संस्कृत में, ध्यान दीजिए वर्ड, भारत में संस्कृत भाषा में लिखा पहला अभिलेख है। इट इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन रिटेन इन संस्कृत। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृत में लिखा भारत में पहला अभिलेख कौन है? तो जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार पर्वत पर गुजरात में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने किया? तो रुद्रदामन ने किया। जूनागढ़ अभिलेख है कहाँ? गुजरात में है। जूनागढ़ जो अभिलेख है रुद्रदामन ने बनवाया था। रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? तो वो शक वंश से संबंधित था। इसी अभिलेख में उसने सुदर्शन झील की जो निर्माण जो मौर्य वंश में हुआ था, संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसे बनवाया था, उसकी मरम्मत भी उसने कराए थे। ही रिनोवेटेड या रिकंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक
इन गुजरात, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्या हो रहा था, शकों का विस्तार धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया की ओर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब वो विस्तार सेंट्रल इंडिया की ओर कर रहे थे तो एक शासक भारतीय था जिसका नाम था विक्रमादित्य। हालांकि इस शासक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल प्राप्त नहीं हुआ कि ये कौन से वंश का था, बस इतना पता चलता है कि विक्रमादित्य नाम के शासक ने 57 BC में क्या किया था, शकों को पराजित कर दिया था। और ये जो पराजय था शकों का, इसके बाद वो सेंट्रल इंडिया की ओर कूच नहीं कर पाते, उनका शासन क्षेत्र यहीं तक सीमित रह जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है शकों को पहली बार पराजित करने वाला शासक कौन था, विक्रमादित्य फर्स्ट। देखिए उसके बाद क्या होता था, विक्रमादित्य एक टाइटल बन गया। बहुत सारे शासकों ने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाया, जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे कि हेमू विक्रमादित्य, ऐसे बहुत सारे। तो इतिहास में लगभग 14 विक्रमादित्य शासकों का जिक्र है। तो ये पहला विक्रमादित्य था जिसने शकों को पराजित किया। और ये शकों को पराजित करने के बाद इतना खुश हुआ, इतना जो है हैप्पी हुआ कि इसने क्या किया, अपनी इस अचीवमेंट को आगे स्टैब्लिश करने के लिए क्या किया, विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत, विक्रम कैलेंडर, इट इज़ द ओल्डेस्ट हिंदू कैलेंडर। एग्जाम में पूछा जाएगा ओल्डेस्ट हिंदू कैलेंडर कौन सा है, तो विक्रम संवत है। ठीक है, अगर आप हिंदू पंचांग देखेंगे, जो बहुत सारे हिंदू पंचांग बनाए जाते हैं, तो उसमें 2 संवत लिखे रहते हैं, एक विक्रम और एक शक संवत। शक संवत जो कि बनवाया था किसने, कनिष्क ने बनवाया था। और विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य प्रथम ने की थी। कब की थी, 57 BC। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा नहीं जाएगा, मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि इस समय विक्रम संवत कितना वर्ष चल रहा होगा। तो जैसे कि अभी चल रहा है 2020, तो और विक्रम संवत कब आया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर के 57 वर्ष पहले, यानी कि इसमें 57 वर्ष जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2077। तो विक्रम संवत वर्ष कौन सा चल रहा है इस समय, 2077 चल रहा है। तो जाके आप पंचांग में देखेंगे तो 2077 पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उससे ठीक 57 वर्ष पहले ही भारतीय कैलेंडर की शुरुआत हो चुकी थी विक्रम संवत के रूप में। तो ये शकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये रहा जूनागढ़ अभिलेख, यही हमें अभिलेख प्राप्त हुआ। अब आप देखेंगे इसको कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, भाषा इसकी संस्कृत थी। तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है, गुजरात में। किसने बनवाया था, रुद्रदामन फर्स्ट ने बनवाया था। तो ये था शकों का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ग्रीक हमने कवर कर लिया, आई कवर कर लिया, एस कवर कर लिया, बारी है किसकी, पी की। पी यानी कि पार्थियन। देखिए पार्थियन जो वंश था इन्हें पहलव वंश भी कहा जाता था, कहीं पहलव लिखा रहेगा और कहीं पार्थियन। ध्यान दीजिए, एक और वंश होता है पल्लव, जो कि दक्षिण भारत में शासन करेगा, वो 7वीं 8वीं शताब्दी में होंगे। वो पल्लव, ये पहलव, दोनों में अंतर है। ये विदेशी थे और ये पल्लव जो थे दक्षिण भारतीय, ये भारतीय थे। क्लियर है। तो पार्थियन ये तीसरा महत्वपूर्ण विदेशी साम्राज्य होगा जो भारत के अंदर शासन करेंगे। ये मुख्यतः ईरान से आए, ईरान और सीरिया के आसपास के क्षेत्र से आए थे। और इनका जो संस्थापक भारत में था उसका नाम था गोंडोफेरस। इनके बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस उस क्रम में ये आए थे, बस इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं विदेशी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण वंश कुषाण वंश। किसको, कुषाण वंश। तो कुषाण जो अंतिम विदेशी शासक होंगे, इनके संस्थापक कौन होंगे, कुजुल कटफिसिस। क्या नाम होगा, कुजुल कटफिसिस या इन्हें कटफिसिस फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शासन की शुरुआत की, कुषाण वंश की नींव रखी भारत के अंदर। और इनका जो टाइम था 1st सेंचुरी से लेकर 2nd सेंचुरी AD, यहाँ पर ध्यान दीजिए वर्ड क्या है, AD। अब BC चला गया है, अब AD की शुरुआत हो गई, यानी कि अब हम मौजूदा यानी वर्तमान कैलेंडर में आ चुके हैं। तो पहली सेंचुरी से लेकर 2nd सेंचुरी लगभग 200-250 वर्षों तक कुषाणों का शासन होगा। और कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक होंगे, उनका नाम होगा कनिष्क। क्या नाम होगा, कनिष्क। तो अगर हम साम्राज्य की बात करें, देखो ये कुषाण एम्पायर है पूरा का पूरा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चीन का भी इनके पास कब्जा था, सेंट्रल इंडिया पर भी इनका कब्जा था, वेस्टर्न इंडिया पर भी कब्जा था, ईरान अफगानिस्तान तक इनका पूरा शासन फैला, अफगानिस्तान तक इनका शासन फैला हुआ था। तो इन्हीं के बारे में हमें देखना है। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक है कनिष्क, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। कनिष्क को देखते हैं। देखिए इतिहास में जो कनिष्क की एक स्टैचू प्राप्त हुई है जिसका गर्दन उड़ा हुआ है, बीहेडेड है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इतिहास में बीहेडेड जो स्टैचू प्राप्त हुई है वो किस शासक की है, तो कनिष्क की है। कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। ही एक्सपेंडेड कुषाणा किंगडम एट द लार्जेस्ट स्केल। एग्जाम में पूछा जा सकता है।
कनिष्क ने ही क्या किया था, 78 AD में शक संवत की शुरुआत की, जो दूसरा भारतीय कैलेंडर है, शक कैलेंडर की शुरुआत की। इसलिए ये कब हो रहा है, ये इंग्लिश कैलेंडर के 78 वर्ष बाद हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अभी शक संवत कौन सा वर्ष चल रहा होगा, अभी शक संवत कौन सा चल रहा होगा, 2020 में से 78 को क्या करें, घटा देंगे, तो जो निकल कर आएगा वही क्या चल रहा है, वो भारत कितना होगा ये, अगर हम बात करें तो 2020 1920 22 जोड़ दे 42, तो 1942, ठीक है, 1942 वर्ष शक चल रहा होगा, शक संवत वर्ष 1942 चल रहा है अभी। तो शक संवत की शुरुआत किसने की, कनिष्क, किसने की, कनिष्क ने। कनिष्क की जो राजधानी थी वो दो राजधानी थी, पश्चिमी राजधानी जो हुआ करती थी उसका नाम था पुरुषपुर, क्या नाम था, पुरुषपुर, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, पुरुषपुर। और जो पूर्वी राजधानी थी उसका नाम क्या था, मथुरा। क्लियर है। तो दो इसकी राजधानियाँ थी, पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर, जो बाद में पेशावर के नाम से जाना गया। ये पहले तक्षशिला था, तक्षशिला से पुरुषपुर हुआ, पुरुषपुर से बाद में मुगलों के शासनकाल में ये पेशावर हो जाएगा। दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। इंपॉर्टेंस क्या है, कनिष्क ऐसा शासक था जिसे सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए। तो एग्जाम में पूछा जाएगा सोने के सर्वाधिक सिक्के चलवाने वाला शासक कौन था, कनिष्क था प्राचीन काल में। उसके शासनकाल में मूर्तिकला शैली का विकास हुआ, आर्ट ऑफ स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ। ये मूर्तिकला शैली क्यों डेवलप हुआ, उसके पीछे का कारण आगे हम बताएंगे। पहले तो ये जो मूर्तिकला शैली क्या है, मूर्ति बनाने की परंपरा, शैली, स्कूल यहाँ पर डेवलप हुआ। तो दो प्रकार की शैलियाँ भारत में विकसित हुई। पहला हो गया गांधार शैली, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, और दूसरा क्या हो गया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा गांधार व मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासनकाल में डेवलप हुए, तो कनिष्क के शासनकाल में, कुषाणों के कार्यकाल में डेवलप हुए। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है मथुरा और गांधार कला जो शैली है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन रहेगा चित्रकला, ऑप्शन रहेगा मूर्तिकला, ऑप्शन में रहेगा स्तूप कला, ऑप्शन में रहेगा वास्तुकला। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे भी। तो ये मूर्तिकला थी। क्लियर हुआ। तो मूर्तिकला की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कनिष्क के शासनकाल में। इसने साम्राज्य का विस्तार करते हुए चीन तक कब्जा कर लिया था, और इसने पुराने जो सिल्क रूट, जिसे पुराना रेशम मार्ग कहा जाता था, उस पर कब्जा कर लिया। उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में कराया था, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सिल्क रूट क्या है ये देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या होता था, जो ग्रीक साम्राज्य हुआ करता था ये पूरा का पूरा, या जिसे हम मॉडर्न यूरोप कहते हैं, और ये चाइना में सिल्क का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, किसका, सिल्क यानी रेशम। तो ये जो रेड आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा रूट था जिससे यूरोप से चाइना जाया जाता था। ठीक है, यूरोप से चाइना जाया जाता था और यहीं से वापस रेशम लेकर वापस जाया जाता था। तो कनिष्क ने क्या किया है, जो इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। यहाँ कब्जा क्यों किया, ताकि ये आने जाने वाले व्यापारियों से टैक्स वसूल सके। क्लियर हो रहा है। तो इतना शक्तिशाली था इसने कि चीन के शासकों को भी इसने पराजित करके सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था। कनिष्क साम्राज्य के द्वारा जो जारी गए सिक्के, ये इस तरह के गोल्ड कॉइन थे। इसमें देखिए महात्मा बुद्ध बना हुआ है, ये हरक्यूलिस बना हुआ, हरक्यूलिस जो कि यूरोपियन देवता होते हैं उनकी भी इमेज ये बनी हुई है। तो शिव की भी इमेज प्राप्त होती है, कार्तिकेय की भी इमेज प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं था सिर्फ बौद्ध महात्मा बुद्ध की ही मूर्ति पिक्चर वहाँ पे मिले थे, बल्कि हिंदू देवताओं के भी पिक्चर्स वहाँ पे जारी हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं जो है मूर्तिकला शैली की। देखिए, तो दो तरह की मूर्तिकला शैली डेवलप हुई है, गांधार स्कूल और दूसरा मथुरा स्कूल। पहले मूर्तिकला डेवलप क्यों होती है, इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए क्या था कि हमने आपको बताया था कि कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। चौथी बौद्ध संगीति में क्या हो गया था, बौद्ध धर्म दो सेक्टर में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। महायान जो शाखा थी उसने मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी थी। तो भारत में सबसे पहले कौन सा धर्म था जिसने मूर्ति पूजा की शुरुआत की, तो वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में कौन सी, महायान शाखा ने मूर्तिकला की शुरुआत की थी। तो मूर्तियाँ बनने लगी भाई। तो मूर्तियाँ बनने लगी, किसकी बनी सबसे पहले मूर्ति, महात्मा बुद्ध की, क्योंकि महात्मा बुद्ध को महायान शाखा ने ईश्वर का दर्जा दे दिया था, जबकि हीनयान उन्हें सिर्फ एक महात्मा का दर्जा देता था। तो यहाँ से भारत के अंदर देवताओं की मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई। जब बौद्ध में मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई तो हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, जो कि गुप्त काल में देखने को मिलेंगी। अभी के लिए कुषाणों के समय केवल और केवल महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ प्रमुख रूप से बनाई गई।
तो इसमें दो प्रकार के आपको दिख रहे हैं, एक देख रहे गांधार स्कूल। तो गांधार स्कूल में थोड़ा देखिए तो महात्मा बुद्ध के मुस्टार्च यानी कि मूछें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो इनके स्टोन का इस्तेमाल किया जाता तो थोड़ा सा ग्रेइश होता था, ग्रे कलर का होता था। मथुरा स्कूल में देखो ये योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। दोनों में ये कुछ अंतर था, जैसे कि ये स्टैंडिंग पोस्चर में भी मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर सिटिंग पोस्चर में अक्सर जो मिलता है वो मथुरा स्कूल में मिलता है। मथुरा स्कूल में जो योग की मुद्रा में महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये गांधार स्कूल है, ये कहाँ से इंस्पायर था? ये जाहिर सी बात है ग्रीक से इंस्पायर था। यूनानी जो सभ्यता थी या यूनानी जो साम्राज्य था, वहाँ पे जो मूर्ति कला डेवलप हुई थी उससे ये इंस्पायर हुआ करता था। इसलिए जो यूनानी देवताएं थे उनसे ये मिलते जुलते हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध की जो भी मूर्तियाँ होती थी। क्लियर हो रहा? तो ये गांधार और मथुरा मूर्ति कला शैली डेवलप हुई थी। अब अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोटियर्स ऑफ कनिष्का, कनिष्क के दरबारी। देखिए कनिष्क के शासन में दरबार में 4 महत्वपूर्ण दरबारी थे। पहले कौन थे? अश्वघोष, दूसरे थे वसुमित्र, और तीसरे थे नागार्जुन, और चौथे थे चरक। इनको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अचानक, याद रखिए ट्रिक, अचानक। आ से अश्वघोष, चा से चरक, ना से नागार्जुन और का से कनिष्क। तो इससे याद रहेगा आपको। तो अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष एक महान बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। वसुमित्र कौन थे? ये भी एक बौद्ध भिक्षु थे। अश्वघोष और वसुमित्र दोनों ने क्या किया था? चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, प्रिसाइड किया था। तीसरे महत्वपूर्ण नागार्जुन, जिन्होंने उस समय लॉ ऑफ रिलेटिविटी दिया था, सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसे बाद में आइंस्टीन ने पॉपुलर किया। इसीलिए नागार्जुन को इतिहासकार आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो महान वैज्ञानिक नागार्जुन को कहा जाता है। इसके अलावा इनके दरबार में चरक भी थे। चरक जिन्होंने चरक संहिता कंपोज किया था। चरक संहिता क्या थी? भारतीय आयुर्विज्ञान यानी कि इंडियन मेडिकल जो साइंस है, इसको लेकर बहुत सारे फार्मूले उसमें दिए गए हैं, दवाइयों के, इलाज के। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है चरक किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। तो अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक ये महत्वपूर्ण दरबारी हुआ करते थे कनिष्क के। तो कनिष्क का इम्पोर्टेंस यही है। कनिष्क से एग्जाम में क्या पूछा जाता था? मूर्तिकला शैली की शुरुआत कौन कौन सी? गांधार और मथुरा। उसकी राजधानियाँ कौन थी? पुरुषपुर और मथुरा। सोने के सिक्के की शुरुआत की है, शक संवत की शुरुआत की, पुराने रेशम मार्ग पर कब्जे किए, चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। तो ये महत्वपूर्ण भाग थी। शकों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रुद्रदमन, जो उसने जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था। और यवन, हिंद यवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मिलिंद पन्नौती। ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट बातें थी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब ये ISPK समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल, क्योंकि अब गुप्त काल नहीं, थोड़ा सा संगम युग भी हमें देख लेना है, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। तो संगम एज को भी थोड़ा सा आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं हर एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद गुप्त काल होगा, गुप्त काल के बाद वर्धन काल होगा, वर्धन काल के बाद ये एंशिएंट इंडिया समाप्त हो जाएगा, फिर मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सबको जो है धन्यवाद।